हाँ बताएं। बहुत सेम ही होगा, ऑफिस ही बनाने ज़्यादा दिक्कत ही किसी कंप्यूटर में कर दीजिए तो ओके। सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं क्या? आज जो सीखना है, हम लास्ट क्लास में कोशिश कर रहे थे सीखने का कि हाउ वी कैन डिजाइन अ फजी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, और हमने उसके पहले क्लासिकल कंट्रोल टेक्निक को सीखा था, और आज हम सीखेंगे फजी लॉजिक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। लास्ट डे हमने देखा था टू डिजाइन अ फजी लॉजिक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, हम उसमें 4 आपके ब्लॉक्स थे, तो फजीफिकेशन, रूल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, इन्फ्रेंस एंड डिफजीफिकेशन। इस तरह से अगर फजी लॉजिक को आप डिजाइन करना चाहेंगे तो दिस वन इज द फजीफिकेशन, इन्फ्रेंस, रूल बेस्ड, इसी को हम नॉलेज बेस्ड भी बोल रहे थे, एंड दिस इज द डिफजीफिकेशन, आउटपुट और इनपुट। तो ये हम जानने की कोशिश किए थे कि आफ्टर क्लबिंग दीज 4 ब्लॉक्स फजी लॉजिक बेस्ड कंट्रोल सिस्टम इज डिजाइन, कैन बी डिजाइन। ठीक है, ये 4 ब्लॉक कौन कौन थे? फजीफिकेशन, इन्फ्रेंस, डिफजीफिकेशन एंड रूल बेस्ड। फजीफिकेशन की बात हमने कल कर लिए थे। कैसे कर सकते हैं फजीफिकेशन? टू डू द फजीफिकेशन वी रिक्वायर अ मेंबरशिप फंक्शन, और मेंबरशिप फंक्शन में एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स उससे कोरिस्पोंडिंग आपका डिग्री ऑफ मेंबरशिप निकालना होता है, एंड दिस इज कॉल्ड फजीफिकेशन। आज जो हम सीखेंगे, टुडे वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू डिजाइन अ रूल बेस इन एनी इंटेलिजेंट सिस्टम। रूल बेस की जरूरत क्या है? सपोज करें कि आप एक वॉशिंग मशीन डिजाइन कर रहे हैं, और वॉशिंग मशीन में अभी क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल क्लासिकल टेक्निक का यूज करेंगे तो वो क्या है, वो टाइम बेस्ड है आपका, कि 20 मिनट चला दिए, 20 मिनट में चलते चलते आपका जितना कपड़ा धुल गया, नहीं धुला तो आप हाथ से धोइए। दिस इज कॉल्ड द क्लासिकल टेक्निक। इसमें कुछ भी बहुत टाइम से चलते आ रहा है, वैसा ही चल रहा है।
टाइम बेस एक बना लिया कि चलो ठीक है भाई 20 मिनट में कपड़े धुल जाते हैं जनरली। अब वो क्या करेगा कि अगर आपके कॉटन के शर्ट है वो भी 20 मिनट धुल रहा है, आपके अगर चादर है वो भी 20 मिनट धो रहा है। आपको अगर कम करना है तो कम कर लीजिए 15 मिनट। तो इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आ गया। बट इफ यू वांट टू डिजाइन दिस ह्यूमन इंटरवेंशन बेस्ड क्लासिकल टेक्निक टू एन इंटेलिजेंट टेक्निक लाइक फजी लॉजिक बेस्ड, तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा करें कि हम एक सेंसर लगाएं और वो कपड़े की पहचान करें, तो ये कपड़ा किस टाइप का है, भारी है, हल्का है, सूती का है, क्या है। तो पहले आप ये सेंसर लगाएं। दूसरा फिर सेंसर लगाएंगे एंड दैट सेंसर विल डिसाइड इसमें जो गंदगी है वो किस चीज की है। ये डस्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीज है, या आपने कहीं से कीचड़ ही उठा है। सो दैट सेंसर दैट विल क्लासिफाई कि इस किसी एक पर्टिकुलर क्लॉथ में किस किस टाइप की गंदगी है उसमें। ठीक है, एक बार दो तीन सेंसर आपने सेंसर ये सारा काम कर दिया कि भाई ये गंदगी, सपोज करें कि आपने कहीं से पेट्रोल डाल रखे हैं अपने या डीजल लगा रखा है अपने कपड़े पे, उसको डीजल को साफ करना है। तो एक नॉर्मल डस्ट साफ करने की जो टेक्निक है वो डीजल साफ करने की टेक्निक से अलग होती है। तो द मशीन विल डिसाइड कि भाई अगर इसमें डीजल है तो कैसे साफ करना है, कितना देरी से क्या करना है, कितना इसमें आपका और कौन सा आपका इसमें डिटर्जेंट आपका इसमें आएगा। सो ये पहले कौन मशीन को बताएगा, फर्स्ट यू विल डिसाइड। आपको पहले सोचना है कि अगर डीजल है तो ये आपका डिटर्जेंट यूज होगा आपका, अगर ये दिस इज डस्ट पार्टिकल देन दैट डिटर्जेंट दैट विल यूज। थर्ड थिंग, अगर आपके सपोज इन दिस केस इफ यू यूजिंग द ग्रीज मतलब जो आपने देखे हुए कि इंजन में लगाते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, बेरिंग में लगा, बॉल बेरिंग में लगाया जाता है। सो इफ यू आर यूजिंग मतलब जो क्लॉथ इज यूज्ड, और यूज नहीं कह सकते उसको, मतलब कंटामिनेटेड बोल सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीज समथिंग, कहीं से आपने कार वार खोले और वो ग्रीज लग गया, देन एट दिस केस द टेक्निक टू वॉश द क्लॉथ दैट विल बी डिफरेंट। सो ये पहले आप सोचेंगे और आप सोच के एक रूल बेस बनाएंगे, रूल टेबल बोलते हैं उसको। और रूल टेबल वो फिर मशीन को आपको बताना पड़ेगा, मशीन को प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे ये करना है। इफ दिस इज सिंपली डस्ट पार्टिकल आपको ये काम करना है, इफ ग्रीज पार्टिकल आपको ये काम करना है, इफ दिस इज अ डीजल पार्टिकल आपको ये करना है। सो पहले आप डिसाइड करेंगे, आप थिंक करेंगे, फिर आप मशीन को बताएंगे। एंड वंस यू विल program in the machine, do the program in the machine, after that machine will learn। मशीन क्या करेगा, बाय यूजिंग सेंसर वो अपने आप को लर्न कराएगा, लर्न करने के बाद काम। सो आज का टॉपिक है कि हाउ टू डिजाइन, हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक अ रूल बेस, अ रूल टेबल। आप किसी सिस्टम के लिए रूल टेबल कैसे बना सकते हैं उसको हमें सीखना। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एग्जांपल जो ले रहे हैं हम वही जो सिंपल आपका पुराना डीसी मोटर कंट्रोल है उसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी को बना रहे हैं आप। हाउ टू डिजाइन द रूल बेस, और को हेडिंग दे सकते हैं रूल बेस डिजाइन। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर ये आपको सीखना है तो सबसे पहले हम वही एग्जांपल ले रहे हैं। दिस इज कंट्रोलर एंड दिस इज आवर डीसी मोटर, और ये आपका आउटपुट देगा। एंड सपोज दिस आउटपुट इज yt, और ये क्या करता है सेंसर, इट विल मेजर द स्पीड, और ये आपका कंपैरेटर होता है, इसको बताता है कि दिस इज द रेफरेंस इनपुट, और रेफरेंस इनपुट को कई बार हम क्या बोलते हैं RT, और यहां से आपका एरर सिग्नल जनरेट होता है। दिस एरर सिग्नल इज कॉल्ड ET, और ये तो आपका YT है, ये सिंपली क्या करेगा यहां से YT आपको देगा, दिस इज YT। ये एग्जांपल हम बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जांपल हमने एक बार किया उसी से सारा, आप इस प्लांट को हटा के, डीसी मोटर को हटा के आप डिफरेंट थिंग लगा सकते हैं, डिफरेंट चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक एयर कंडीशन, लाइक वॉशिंग मशीन, लाइक ओवरहेड वाटर टैंक, लाइक फ्लाइट कंट्रोल। अब ये अलग अलग चीजें लगेगी, वहां पे मशीन और सेंसर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दैट कंट्रोलर पार्ट दैट वुड बी सेम। सो बीइंग अ कंट्रोल इंजीनियर आपको क्या करना है, इसको डिजाइन करना। ये आपका फिक्स रहेगा, ये आपका काम नहीं है, ये दूसरे लोग डिजाइन करेंगे, आपका काम यहाँ पे।
इसको कैसे आपको इंटेलिजेंट बनाना। सो इसके लिए ये आप समझें, व्हाट इज द टास्क ऑफ सेंसर, इट विल मेजर द yt, इस कंपैरेटर, दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटर, ये प्लस माइनस आपको देता है आपका। और यहां से इनपुट आते थे, इनपुट रेफरेंस इनपुट मींस आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत क्या है, हमें सपोज रिक्वायरमेंट है कि भाई डीसी मोटर को 80 आरपीएम पे मूव कराना है, सो दिस इज द रेफरेंस इनपुट, इसको आरटी से डिनोट करते हैं। सो इस केस में आप एरर को क्या बोलेंगे, ईटी, ईटी इज इक्वल्स टू आरटी माइनस वाई। यहां से देखिए प्लस माइनस है ये, सो आरटी माइनस वाईटी इज द एरर। अगर आप ग्राफ बना के देखेंगे, सपोज करें कि हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफ दिख पा रहा है, ये दिख पा रहा है आप लोगों को, कोई बताए? दिख रहा है। इफ दिस इज ग्राफ एंड ये yt है और x एक्सिस पे आपका टाइम है, तो सपोज करें कि ये yt आपका आउटपुट ऑफ डीसी मोटर है, आउटपुट ऑफ डीसी मोटर है, और सपोज करें कि ये हमने RT दे दिया, ये RT है, रेफरेंस इनपुट है, और अगर हमने इसको बोल दिया कि सपोज करें कि 100 आरपीएम पे आपको मूव करना RT को, तो जो आपका कैसा आउटपुट कैसा देता है डीसी मोटर, डीसी मोटर लगभग आपका ऐसा आउटपुट देगा, ठीक है। ये एकाएक एकदम से रीच नहीं करता, ये धीरे धीरे ऐसे जाके और पहले ट्रांजिएंट दिखाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट? ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिएंट आपको ये बताता है कि कोई भी मशीन को अगर आप ऑन करते हैं, सपोज आप बाइक कोई ऑन करते हैं, तो इनिशियली देखते हैं ज्यादा साउंड निकालता है फॉर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, फिर उसके बाद सेटल कर देता है। आप कार को स्टार्ट करें, फॉर 1 और 2 सेकेंड इट विल मेक मोर नॉइज, और फिर सेटल कर जाता है आपका। थर्ड थिंग, अगर आप किसी भी, आप इवन डीसी मोटर हो गया, फैन हो गया, आपका एयर कंडीशन हो गया, किसी को आप अगर एकदम से ऑन करेंगे, थोड़ा सा ट्रांजिएंट रहता है, ऑसिलेशंस रहेगा, फिर सेटल कर जाता है। सिमिलरली डीसी मोटर इनिशियली थोड़ा सा आपका ऐसे ट्रांजिएंट दिखाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट्स। ये जो यहां से यहां तक है, इसको हम ट्रांजिएंट बोलते हैं, और यहां से यहां पे स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, और ये ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट फेज, ठीक है। सो जितने भी मोस्टली आपके कंट्रोलर के डिवाइसेस हैं जो हायर ऑर्डर सिस्टम है, ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं कि ये जो हमारा डीसी मोटर है, अगर इसकी मैथमेटिक्स आप निकालने बैठिएगा तो लगभग इस तरह से आएगा, d2y/dt² प्लस dy/dt प्लस yt एंड दिस इज इक्वल्स टू ut। इसमें आपका जो yt है ये आपका आउटपुट है, एंड दिस ut ये क्या है? आपका इनपुट है। अगर आप डीसी मोटर की मैथमेटिक्स निकालने बैठे, गणित उसका कि कैसा बिहेव करता है ये, तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, ये आपने 11 12 में पढ़ा होगा, बट इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ऑर्डर क्या होता है? इसमें सेकेंड और d2/dt इस बार प्रेजेंट है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऐसे सिस्टम्स का जो आउटपुट होता है, रिस्पॉन्स वो इस तरह से होता है। अगर आप थोड़ा सा याद करें 12 में, इवन इंजीनियरिंग में भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये डीसी मोटर का इस तरह से बनता है, और इसका जो आउटपुट आपको दिखेगा वो लगभग ऐसा है, ठीक है। क्योंकि इसी आउटपुट से हम आगे काम करने वाले हैं, आगे हम रूल बेस बनाने वाले हैं, इसलिए बार बार इस आउटपुट पे आपको जोर होता है। ये आउटपुट जो है आपका, इट विल शो द ट्रांजिएंट्स एंड आफ्टर दैट इट विल सेटल डाउन, क्लियर? तो दिस इज किसी भी आप डीसी मोटर ले लें, आप कोई भी आप डिवाइस ले लें, लाइक ओवरहेड वाटर टैंक ले लें, या तो फिर आप चाहें तो एयर कंडीशन ले लें, या तो फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक कार ले लें, या तो फिर फ्लाइट कंट्रोल ले लें, उसका जो रिस्पॉन्स लगभग इसी तरह का आएगा। ऑसिलेटरी पहले आता है, किसी में ज्यादा ऑसिलेशन होगा, किसी में कम ऑसिलेशन होगा, और कुछ टाइम के बाद सेटल करता है। सो इसके बेस पे हम रूल बेस आगे डिजाइन करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया ET RT माइनस YT, ठीक है। यहां से देख पा रहे हैं RT माइनस YT, तो ये पहला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, एरर ET इज इक्वल्स टू RT माइनस YT, ठीक है। क्लियर? अब आ गया, अगर कोई नोट कर रहे हैं तो आप चाहे इसको नोट कर लें, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ और ये फॉर्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 5 सेकेंड टाइम दे रहा हूं, इसको नोट कर लें प्लीज।
सो अभी आपको हम बता रहे हैं कि आगे कैसे हम प्रोसीड करते हैं। सपोज करें ये हमारा yt है, आउटपुट ऑफ डीसी मोटर, ये टाइम है, ये आपका RT है, RT इज द, ये RT है, RT क्या बोलते हैं, रेफरेंस इनपुट। तो इस केस में जो आउटपुट का आपका कर्व बनेगा तो कुछ ऐसे बनता है। सपोज करें ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3 और ये पॉइंट है 4। तो इसको रूल बेस्ड बनाने के लिए पहले हम एरर और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे एरर निकालेंगे, तभी हमने बताया थे आपको, एरर का आया था फॉर्मूला RT माइनस y, ये एरर हमने भी निकाला था। तो लास्ट वाला जो डायग्राम है उसमें देखेंगे एरर का जो फॉर्मूला आएगा RT माइनस YT। अब अगर हम यहाँ से E डॉट टी निकालने बैठेंगे, E डॉट टी एंड दिस इज इक्वल्स टू D ऑफ ET बाई DT, ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये तो कंटिन्यूअस के लिए लिखते हैं, लेकिन फॉर डिस्क्रीट टाइम, फॉर डिस्क्रीट डिवाइस, अभी बता रहा हूं डिस्क्रीट का मतलब क्या है। ये E डॉट टी जो आपका होगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा ET बाई डेल्टा टी। सो और अगर आप E डॉट टी को लिखना चाहें, ये हो जाएगा डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सो E ऑफ टी माइनस E ऑफ टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हम क्या कर रहे हैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं। टू डिजाइन द रूल बेस, टू पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। द फर्स्ट पैरामीटर इज एरर एंड सेकेंड पैरामीटर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। टू पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, द फर्स्ट पैरामीटर इज एरर एंड सेकेंड पैरामीटर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। ये दोनों निकालने के बाद हम रूल बेस निकालते हैं। सो अगर हम एरर निकालेंगे तो हमने लास्ट डायग्राम में देखा था RT माइनस YT है, but if we have to calculate the rate of change of error E dot T, this is equals to D of ET by DT। लेकिन हमारा जो डिवाइस कंप्यूटर है या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर है, these devices are not continuous devices, ये डिस्क्रीट डिवाइस है। और एक कदम आगे जाकर के बोले ये हमारा डिजिटल डिवाइस है। डिजिटल डिवाइस कभी भी कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में काम नहीं करता है। आप ध्यान करें, आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं आप उस डिवाइस की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर आपको बोलता है कि इसका 10 गीगाहर्ट्ज है, 8 गीगाहर्ट्ज है या 7 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में 7 इंटू गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है। अगर सपोज आपको बोलता है कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड में 100 टाइम्स वो डिवाइस काम करेगा। इसका मतलब कि द क्लॉक पल्स ऑफ दैट डिवाइस इज 100 इन 1 सेकेंड। अगर 100 फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो 1000 बोल रहा है, इसका मतलब इन 1 सेकेंड द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डिवाइस इज 100 या 1000। क्लियर। सो ये डिवाइस जो आपका डिस्क्रीट डिवाइस होता है, आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मैं थोड़ा सा मतलब बता दे रहा हूं। अगर आपका कंटिन्यूअस डिवाइस है तो कर्व आपका ऐसे बनता है, किसी भी कर्व। लेकिन अगर डिस्क्रीट होगा तो कर्व आपका बनेगा ऐसे, लाइक दिस वन। तो ये जो आपके डिवाइस इसको बोलते हैं एनालॉग एंड दिस इज द डिस्क्रीट या डिजिटल। दोनों में अंतर है, डिस्क्रीट और डिजिटल दोनों में अंतर मैं अगली क्लास में बताऊंगा, डिस्क्रीट और डिजिटल में अंतर। सो आपकी जो डिवाइस है वो ये इस बेस पे काम कर रही है, डॉट पे। आपका डिवाइस इस पे काम नहीं कर रहा, इस पे एकदम से काम नहीं कर रही है। दिस इज द कंटिन्यू। इवन आप देखें जो फोटो खींच पा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करें, आज के 15-20 साल पहले चले जाए, हमारे टाइम में जब हम छोटा हुआ करते थे तो हमारे यहाँ जब फोटो लिया जाता था उस जमाना, आप लोग थोड़े से नए जमाने के हैं, आप लोगों के टाइम से डिजिटल फोटो आने लग गया, बट हमारे पुराने टाइम में
एनालॉग फोटो लिया जाता था, उसमें एक पता है आपको एक निगेटिव मिलता था, निगेटिव छोटा सा, उसको रखे रहिए, वही आपका बार बार निगेटिव से साफ कर देगा, आपका फोटो निकल जाएगा। आज के समय में वो सब सारा कंसेप्ट खत्म हो गया। आप लोगों के साथ किसी को पता होगा निगेटिव रखा जाता था, समझ पा रहे, सुन रहे सभी लोग? तो मैं ऐसे बोल रहा यस हूँ, सर। कौन सुन रहे? आ रहा है सर समझ। सपोज करें उस जमाने में अगर मनीष शर्मा की शादी होती अगर उस जमाने में, तो बेचारा इनका निगेटिव भेजा जाता लड़की वालों के यहाँ। आज की अरे डेट में, सर 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 आज की डेट में इनका पूरा डिजिटल फोटो 1 सेकंड में चला जाएगा। भैया ऐसा ही होता था। तो डिफरेंस क्या दोनों में आया? आज के समय में जो आप डिजिटल फोटो बोलते हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? बाय यूजिंग सम मेगापिक्सल। मेगापिक्सल का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्सल? पिक्सल का मतलब होता है कि आपका जो फोटो है पर्टिकुलर एरिया में, उसको डॉट डॉट मिला मिला करके बनाया गया है, एंड दोज डॉट्स हैविंग द डिफरेंट कलर्स। वो स्मॉलेस्ट जो पार्ट, जो डॉट है, उसी को पिक्सल बोला जाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में 13 इंटू 10⁻6 पिक्सल्स में डॉट मिला करके फोटो बना रहे हैं, उसको बोलते हैं 13 मेगापिक्सल। अगर 20 इंटू 10⁻6 मिला करके बना रहे हैं, उसको बोलते हैं 20 मेगापिक्सल। सो वो सारे डिवाइसेस जो है कंटिन्यूअस नहीं है, वो सारे डिजिटल है। डिजिटल का मतलब ही वही होता है कि छोटे छोटे मिला करके, जैसे आपके सामने भी जो हमारा पिक्चर जा रहा है या फोटो जा रहा है या हमारी आवाज जा रही है, दिस ऑल आर डिजिटल। ये सारे 0101 के फॉर्म में जा रहे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट जा रहे हैं कि आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, बट आवर वॉइस एंड माय फिगर, व्हाटएवर आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो सिमिलरली हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, जहां पे हम ये कंट्रोल टेक्निक लगाते हैं, वो ऑल आर द डिजिटल। तो इस केस में अगर हम ये निकालते हैं ई डॉट टी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा आपका ईटी माइनस डॉट, ये आपका डेल्टा निकलेगा, यहाँ पे डी नहीं निकलेगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस ये बताने का दो रीजन। पहला रीजन की डी ईटी बाई डी टी, ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम निकालते हैं डेरिवेटिव डी ऑफ ईटी बाई डी टी। अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है या डिजिटल है, तो इसके लिए हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा, डेल्टा ऑफ ईटी बाई डेल्टा ऑफ टी। इतना बताने का हमारा बस इतना ही पर्पस है। सो अगर आप इस ऐसे केसेस, क्योंकि हमारे डिवाइस डिजिटल है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, डेल्टा। सो यहां पे आप देखेंगे डेल्टा बोलते हैं किसको? डेल्टा का डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट फाइनल माइनस इनिशियल होता है। डेल्टा मींस फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें गलती से भी कंफ्यूज ना करें, मैं कॉपियां चेक करता हूं, तमाम गलतियां होती है। लोग y1 माइनस y2 लिखेंगे, नहीं, y2 माइनस y1 होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, आगे का डेटा माइनस पहले का डेटा होगा। जैसे कि यहां पर डेल्टा आप लिखेंगे तो डेल्टा ईटी माइनस ईटी माइनस 1 होगा, ईटी माइनस 1। अच्छा, ईटी और ईटी माइनस 1 में डिफरेंस क्या है? सपोज करें टाइम एक्सिस है, ये एरर का कर्व है, अगर ये ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे एरर का कर्व, तो ये अगर ईटी है, सपोज करें दिस इज, ये अगर आपका ईटी है, ये अगर ईटी है, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, ईटी माइनस 1। इसका एक पहले का जो डेटा है उसको ईटी माइनस 1 बोलते हैं, टी माइनस 1। मतलब एक सैंपल पहले का डेटा जो एरर का है, दिस इज ईटी माइनस 1। और ईटी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे एरर का डेटा, ठीक है? तो आप जब इस केस में अगर डेरिवेटिव निकालेंगे एरर का, तो ये क्या बन जाएगा, ईटी माइनस 1। सो डिस्क्रीट में हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सपोज करें कि डेल्टा टी हम 1 सैंपल लेते हैं, एक सैंपल के बीच में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो लेट इफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1, तो ई डॉट टी क्या हो गया आपका, ईटी माइनस 1। क्लियर? सो अभी देखिए हमने ईटी का एक फॉर्मूला निकाला। सपोज करें ये 1 है और ये आपका 2 है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 ये ई डॉट टी क्या बन जाएगा? ये बोर्ड दिख पा रहा है क्या आप लोगों को? बताओ मनीष, बताओ, बोर्ड दिख पा रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। डॉट टी अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्रॉम फॉर्मूला 1 से ईटी होता है आपका आर टी माइनस ऑफ वाई टी, और माइनस ईटी माइनस 1। सो ईटी माइनस 1 क्या हो गया, आर टी माइनस 1 और माइनस वाई टी माइनस 1। ये हो गया क्लियर? जहां पे ईटी माइनस 1 है, ईटी माइनस 1 यहां से निकालेंगे तो आर टी माइनस 1 माइनस वाई टी माइनस 1। अब देखिए
जो RT का हमारा कर्व, इसको बाय डिफॉल्ट हमने कांस्टेंट माना है। तो आप अगर सपोज करें ये RT है, यहाँ पे RT है, तो RT माइनस वन भी यहाँ पे सपोज करें ये RT माइनस वन है, तो RT और RT माइनस वन दोनों सेम पॉइंट है। देखिए यहाँ पे RT और RT माइनस वन बोथ आर सेम। एक बार ध्यान दें, सो RT और RT माइनस वन ये दोनों देखिए चूंकि कांस्टेंट लाइन है, इसलिए हम यहां से देख करके लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू RT माइनस वन, RT इज इक्वल टू RT माइनस वन, बिकॉज ये कांस्टेंट लाइन है। दिस इज इक्वल टू RT माइनस टू, दिस इज इक्वल टू RT माइनस थ्री। RT T और T माइनस वन, T यहाँ पे है तो T माइनस वन यहाँ पे RT की वैल्यू सेम है। सो RT इज इक्वल टू RT माइनस वन। यहाँ भी लिख दे रहे हैं RT is equals to RT minus 1. So ये सपोज करें एक्सप्रेशन 3 है आपका, दिस इज एक्सप्रेशन 3, इसको नोट करते चले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझते भी चले। ऑल्दो आई विल गिव यू द नोट्स, बट ये नोट्स जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक नोट्स में भी समझ में नहीं आएगा। सो हियर RT is equals to RT minus 1. सो अब हम आते हैं आपका, इसको हम हटा रहे हैं। So from expression 3 अगर आप देखें E dot T क्या हो जाएगा आपका, E dot T is equals to RT minus YT और माइनस, देखिए ये RT minus 1 is equals to RT है, तो यहाँ पे माइनस RT लिख दे रहे हैं और प्लस ऑफ Y of T minus 1। सो RT कैंसल, यहाँ से E dot T आपका बन जाएगा YT minus 1 माइनस ऑफ YT। सो हमने एरर को और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर इसको मान लिया 4। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम आपका रूल बेस कल के डेट में निकालेंगे। तो आप ही किसी को पूछना है तो पूछो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स टुमारो आई विल टीच यू हाउ टू डिफाइन द रूल बेस। यही दो फॉर्मूला के बेस पे, ये E डॉट टी है आपका, दिस इज E डॉट टी, error is equals to RT minus YT और E dot T is equals to YT minus 1 minus YT। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सुन पा रहे हैं क्या, सारे चले गए? सुन रहे हैं सर। थोड़ा टेढ़ा लग रहा होगा। जागृत अग्रवाल है क्या, सेक्शन L? अरे आज वॉइस नहीं ब्रेक हो रही है तुम्हारा नेट खराब होगा दिव्यांशु। क्लियर आ रही है सर, आवाज हाँ जी अनीस, एकदम अरिजीत सिंह की तरह आ रही है सर आवाज। हाँ भाई, तो ये बोल रहा है दिव्यांशु बोल रहा है, दिव्यांशु का नेट खराब होगा वही तो। विभू पांडे है क्या, विभू पांडे? शिवांगी सक्सेना सेक्शन P, तो इतने सेक्शंस हैं मेरे में, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कौन। 7 सेक्शन है सर। 7 सेक्शन इसमें है ना, इसके पहले वाले बैच में भी 5 सेक्शन है, कुल मिला के 12 सेक्शन है। अब मैं डोलता रहता हूँ कि पता नहीं कौन सा बच्चा किस सेक्शन का है और कब किस सेक्शन को हम पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं आपके डिपार्टमेंट वाले कैसे मैनेज करते होंगे, उनमें तो और ज्यादा होता होगा। सर इंट्रोडक्शन ले लीजिए सर। सेक्शन वेक्शन पता हटाना चाहिए, सीधे रोल नंबर वाइज। भाई यही आपका रोल नंबर, इतना एक ही रोल नंबर होना चाहिए। यस सर, यही होना चाहिए सर। यस सर, हर सेक्शन का अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही मतलब एक काउंटिंग होना चाहिए सर। ये इतना ने ज्यादा कर रखा है कि अब मतलब कि पहले K लिखिए, फिर उसका 68 देखिए, फिर L देखिए, फिर P देखिए, फिर M देखिए। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, आज यही रोक रहे हैं, अगले दिन फिर आगे बताएंगे। सर अब तो क्लियरिटी होगी सर। तो सर
ठीक है, फिर आज यहीं रुक रहे हैं फिर। थैंक यू सर। ऐसा घर नहीं जाओगे सर? घर हाँ सर, यहीं रुक रहे हो आज जीएलए में, आप जीएलए में हो ना सर, घर नहीं जाओगे, यहीं रुक के क्या करोगे सर? अब हमको डर थोड़े है, अब तो हम जिंदा बच गए। अब तो वैसे कोरोना तो नहीं था ना आपको? अरे तो और क्या था? कोरोना था सर आपको, फिर आप सही कैसे हो गए? ठाकुर जी कृपा है। आपको क्या लगता है 1% 2% ही तो डेथ का रेशियो है, बाकी तो सब ठीक ही कहना क्या चाह रहे अरे हो सर भाई? हम लोग प्रे कर रहे थे सर। सर हम लोग सर बहुत प्रे कर इसीलिए रहे बच थे गए सर सर। आप। नहीं, आप विश्वास करेंगे, मथुरा में तो पूरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कभी कभी जैसे दवाई भी लेने जाता था, हर व्यक्ति घर में ही बीमार है और वो कहीं किसी से नहीं पूछ रहा, ना डॉक्टर से पूछ रहा, ना सरकार से पूछ रहा। मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड है, तमाम मेडिसिन आपके नेट पे ढूंढे, सब मिल जा रहा है। यूट्यूब पे बड़े बड़े डॉक्टर्स ने दे रखा है, सब लोग वही मेडिसिन ले रहे हैं। एक आपका वो आ ही गया है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर वाला, वो सब बेचारा 1000-1500 का ऑक्सीमीटर लेके घर में बैठे बैठे मिल जाएगा। सर आपने सर कौन सी यूट्यूब पे सर्च करके लिया था मेडिसिन? मेरा तो छोटा आपने भाई कौन सी डॉक्टर है ना, मेडिसिन ली? बताया था आपको, वो तो उसने ही सारा कर दिया। हमारा तो काम सर आसान। वो सब छोड़िए सर, कोरोना लिया था कि नहीं? कोरोनिल नहीं, मैंने तो ये ध्यान दिया कि जिस दिन से मैंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खाना शुरू किया, तो अगले दिन से ही सिम्टम गायब होना शुरू हो गया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत ही, मतलब पता नहीं बाहर के लोगों ने नहीं माना या वो इंडिया को नीचा दिखाना सर चाहते। आप जीएलए में किसी और टीचर के कांटेक्ट में तो नहीं आए थे कहीं सर, किसी और को क्या है? मेरा जो बिल्डिंग है ना, उससे 12 फ्लैट है। नीचे के बिल्डिंग वाले को ये हो गया था, उसके फादर इन लॉ एक्सपायर भी कर गए। सर उसी से आपको हो गया होगा सर। अब तो पूरे बिल्डिंग में सबको हुआ, वही एक एक्सपायर की, बाकी सब ठीक हो गया। अब सर रिव्यू हो गए आप। मेरे बिल्डिंग में 12 फ्लैट हैं और आप समझे एवरेज हर फ्लैट में 4-5 आदमी रह रहे हैं, 4 ही मानो, 50 में सबको हुआ। सभी मैंने सर्दी तक तो सबको हुआ ही, नहीं हुआ तो सर्दी ही हुआ। थोड़ा बहुत मैंने शरीर वरीर भारी है, 2 दिन में सब मैक्सिमम ठीक हो गए। मैं थोड़ा लंबा बीमार पड़ा, मैं 10-12 दिन 15 दिन। सर प्लाज्मा डोनेशन का क्या चल रहा है? कारगर नहीं है ना, मैंने शुरू में लोगों ने देखा कि, लेकिन नहीं हो पा रहा है। उससे बेहतर आप ऐसे ही हो जाएंगे अगर थोड़ा सा पहले से ठीक रहे। मैंने भी गलतियां करी, अगर मैं पहले से दवाई ले लेता तो मैं बीमार नहीं पड़ता। मुझे कई लोग कहते रहे, मेरा भाई कहता रहा कि तुम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा लो ना, क्या दिक्कत है, और मैंने नहीं बोला। बोले सर ठीक है, आगे खा लेंगे, कल खा लेंगे। और उस चक्कर में अगर वो खा लेता तो, सही बता रहा हूँ, और आप लोगों को मैं सलाह दे रहा हूँ कि एक आध गोली तो खा लीजिए अल्टरनेट डे में। आज एक खा लिया 500 mg का। तो कौन सी गोली ये सर? मतलब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है आपका, लेरिया को इसी को बोलते हैं, ये आपका इसकी दवा है मलेरिया की। और ये नहीं सर, ये आपको कोरोना में फायदा क्या है सर? सर वैसे कोरोना में भी फायदा कर रही है। अबे तो बनाई इसीलिए गई है भैया। नहीं, ये मेडिसिन मेहुल भाई बिल्कुल। कोरोना के लिए नहीं बनाई गई थी, ये तो इसकी डिवाइस है। अब ये इसकी मेडिसिन है आपका, बता तो रहे मलेरिया की, लेकिन ये काम बहुत कर रही है। पहले से खाएंगे तो आपको वो एसिम्प्टोटिक रहने देगा, सिम्प्टोटिक होने नहीं देगा वो आपको। अभी सर ट्रम्प मांग रहा था इसे इतनी। हाँ, अरे ट्रम्प ने खाए खूब, ट्रम्प ने भर के खाए दवाई। और एक मेडिसिन अल्टरनेट खाने में कोई नुकसान नहीं है, यंग को तो कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा सा जो बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत हो सकती है हटवट की, लेकिन यंग को तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हमने तो ऐसा हुआ कि पहले दिन 4 खाए और अगले दिन सिम्टम गायब हो गया। आई लॉस्ट ऑल द टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो, एंड जैसे ही ये दवाई खाई अगले दिन से सब वापस आ गया। जादू है सर। तो सर आपकी बॉडी में सूट कर गई सर। ठाकुर जी कृपा है, क्या बॉडी क्या मेडिसिन है, हम तो ये मानने उनको बचाना था, आपको सेवा करना था, सो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कल आते हैं, कल बात मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।